हेलो एवरीवन, वेलकम टू आंचल की पाठशाला। ये क्लास 4 है हिंदी पेडागोजीज का। क्लास 1, 2 एंड 3 ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। टॉपिक वाइज मैं पढ़ा रही हूँ। अभी 3 से 4 वीडियोस में आपके हिंदी पेडागोजीज कवर हो जाएंगे, फिर हम उसके क्वेश्चंस को करेंगे। विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शिक्षण सहायक सामग्री, जो कि हर बार हिंदी पेडागोजी में आपको 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन इसमें आते ही आते हैं। तो हम इसको इजीली समझेंगे कि इसके इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इसकी जरूरत है और शिक्षण सहायक सामग्री होती क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं भाषा शिक्षण का महत्व एवं आवश्यकता। तो भाषा शिक्षण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, आवश्यकता इसलिए और महत्व इसलिए है क्योंकि जो भाषा ही है, भाषा शिक्षण के माध्यम से ही क्या होता है, हमारे ज्ञानात्मक विकास होता है। हम अपने विचारों का आदान प्रदान भाषा के माध्यम से ही करते हैं। अगर भाषा नहीं होगी तो हम अपनी बातों को ना किसी से कह पाएंगे और ना किसी की बातों और विचारों को हम समझ पाएंगे। तो भाषा क्या है, भाषा बहुत जरूरी है। अगर हम अपने ज्ञान, अपने समझ और बुद्धि विवेक को विकसित करना चाहते हैं तो भाषा उसमें बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो भाषा क्या है, हमारे समझ को बढ़ाता है, ज्ञानात्मक का विकास करता है। ठीक है, सहज अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास, वही चीज है कि हम अभिव्यक्त करते हैं अपनी बातों को और दूसरों की बातों को समझते हैं। तो अभिव्यक्ति का जो एक माध्यम है वो भाषा ही है। ठीक है, जैसे एज ए टीचर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये क्या है, ये भी भाषा ही है। मैं आपसे बोल रही हूँ तो ये तो मैं किसी भाषा का ही प्रयोग कर रही हूँ ना, तो आप उस भाषा को समझ रहे हैं, इसलिए आप मेरी बातों को भी समझ रहे हैं। तो अभिव्यक्ति का क्या है, एक माध्यम है ये। और ज्ञानात्मक का भी विकास होता है, इसमें सृजनात्मकता का विकास होता है। और संस्कृति और जो सभ्यताएं होती हैं वो भाषा के द्वारा ही हम उसको समझते हैं। जैसे आप कहीं पे घूमने गए या आप किसी नए जगह पे गए, जैसे आप साउथ में जा रहे हो या फिर आप नॉर्थ में जा रहे हो, तो आप किसी भी संस्कृति और सभ्यता को अगर जानना चाहते हो तो उसकी एक भाषा होती है। तो वहां के लोगों से कनेक्ट करने के लिए आपको वहां की भाषा को समझना जरूरी है। ठीक है, तो हम हमारे जो प्राचीन सभ्यताएं हैं तो उनकी जो संस्कृतियां रही हैं वो भी एक तरीके की भाषा ही थी, जो आजकल किस लोगों को नहीं समझ में आती, लेकिन उस टाइम पे वो एक क्या था, वो एक भाषा था। तो हमें अगर अपनी संस्कृति और सभ्यता को समझना है तो भी भाषा शिक्षण उसके लिए बहुत ही जरूरी होता है। दूसरी चीज हम बात करेंगे, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, दृश्यात्मक अधिगमकर्ता। ये क्या होते हैं, श्रवणात्मक अधिगमकर्ता। एंड थर्ड है आपका गत्यात्मक अधिगमकर्ता। दृश्यात्मक अधिगमकर्ता क्या होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो देख करके इजीली उनको समझ में आता है। ठीक है, क्योंकि बच्चे तो सारे अलग अलग होते हैं, जैसे हम इंसान अलग है, हम एक जैसे नहीं है। तो बच्चे एक जैसे कैसे हो सकते हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो कुछ बच्चे हमारे कक्षा में, जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो देख करके इजीली उनको समझ में आता है। जैसे आप उनको चार्ट दिखा दे, आप उनको कोई मैप दिखा दो, आप उनको कोई पिक्चर दिखा दो, तो वो क्या होता है, जब आप उसको दिखा करके उनको समझाते हो तो उनको वो चीजें ज्यादा समझ में आती है, उनके दिमाग में वो चीजें ज्यादा स्थायी बनती हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें सुन करके समझ में आती हैं चीजें। वो क्या होता है, अगर वो आप उनको कोई चीज एज ए स्टोरी, आप उनको जैसे आप देखते हो कि लेक्चर देते हैं, जैसे लेक्चरर जो होते हैं वो लेक्चर देते हैं, तो कुछ बच्चे उसमें ऐसे होते हैं जिन्हें वो सुन के इजिली समझ में आता है। ठीक है, थर्ड चीज आपकी होती है जो होते गत्यात्मक अधिगमकर्ता। ये अधिगमकर्ता कौन होते हैं, वे होते हैं जिन्हें एक्टिविटी के थ्रू समझ में आता है। ठीक है, उनको क्या है, अगर आप उनको कुछ चीजें करके दिखाओगे, एक्टिविटी करके दिखाओगे, तो उन्हें वो चीजें वैसे ज्यादा समझ में आती है। तो अपना अपना समझने का एक तरीका होता है सबका, बच्चों का भी उसी तरह होता है।
तो हर बच्चा हर तरीके से सीखता, जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे एक तरीके से ही सीखेंगे। तो यहाँ पे जो दृश्यात्मक अधिगम करता इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। लगभग आप मान के चलिए कि यहाँ पे जो 65% बच्चे ऐसे होते हैं जो चीजों को देख करके समझते हैं। आप उनको चार्ट, मैप, इन पिक्चर जैसी चीजों को दिखाओगे तो वो उन चीजों को इजिली समझते हैं। ठीक है, इनकी संख्या 65% होती है, ज्यादातर बच्चे इसी में आते हैं। सेकंड, जो आत्मक अधिगमकर्ता कौन होते हैं, वे बच्चे जिन्हें सुन करके समझ में आता है। जैसे रेडियो, आप उनको अगर रेडियो सुना रहे हो या ग्रामोफोन ऐसे यूज करके, आप जो सुनने वाली चीज होती है उनसे आप उनको समझाओगे, उनसे वो चीजें उनको ज्यादा समझ में आती है। और इन बच्चों की संख्या जो है वो कितनी होती है, 30% बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें सुन करके चीजें ज्यादा समझ में आती हैं। और लास्ट जो है आपका गत्यात्मक अधिगमकर्ता, जिन्हें आप एक्टिविटी के थ्रू, जिन बच्चों को ज्यादा समझ में आता है वो इसके अंतर्गत आते हैं। और इसमें आपको 5% बच्चे ऐसे मिलते हैं जो जिन्हें एक्टिविटी के थ्रू समझ में आता है। तो सबसे कम जनसंख्या जो है वो इन्हीं की है कि इनको आप एक्टिविटी करके सिखाओ। तो जैसे आप लैब में कुछ सिखा रहे हो या आप मतलब जिसमें वो बच्चा खुद एक्टिव है, आप उनको कुछ काम करने को दो, कुछ प्रोजेक्ट करने को, तो उन्हें वो चीजें ज्यादा समझ में आती है। शिक्षण शिक्षण सहायक सामग्री का महत्व। ठीक है, शिक्षण सहायक सामग्री का महत्व समझते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि शिक्षण सहायक सामग्री होती क्या है। अपनी कक्षा को अगर हमें रोचक बनाना है, प्रभावशाली बनाना है, ताकि वो इतना इंटरेस्टिंग हो कि बच्चे जो है वो कनेक्ट हो जाए, मतलब पढ़ने के लिए, ठीक है, वो इंजॉय कर रहे हैं, तो वैसी कक्षा को बनाने के लिए कुछ टूल्स दिए जाते हैं। जैसे चार्ट का यूज हो गया, प्रोजेक्टर का यूज हो गया, रेडियो का यूज हो गया, और एक्टिविटी के थ्रू आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे टूल्स दिए जाते हैं। सारे टूल्स का आप यूज करके उस कक्षा को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, वो होती है आपकी शिक्षण सहायक सामग्री। अब शिक्षण सहायक सामग्री होती कौन कौन सी है ये हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसके इंपॉर्टेंस क्या है, शिक्षण सहायक सामग्री का क्या महत्व होता है। मतलब अगर हम इन टूल्स का यूज कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि इनके क्या इंपॉर्टेंस है। अगर हमें इसका महत्व ही नहीं पता होगा तो हम यूज कर रहे हैं, सिर्फ हमें किसी ने बता दिया कि हाँ आप इसको यूज करो, और हमें पता ही नहीं है कि यूज करने के बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो वो क्या है कि एक तो बच्चे का ज्ञान स्थायी होता है। जब हम इन टूल्स का यूज करते हैं तो उससे क्या होता है, बच्चे के ज्ञान में स्थायित्व आता है। क्योंकि बच्चे क्या है, बच्चे छोटे होते हैं। जब जब आप 1 to 5 या 6 to 8 क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो वो छोटे ही होते हैं। तो उन बच्चों को ऐसे आप सिर्फ बुक लेकर पढ़ाओ या फिर सिर्फ आप उनको कहानी ही कहानी सुनाए जा रहे हो, तो वो बच्चों को क्या होता है, बच्चे उसमें रुचि नहीं लेते हैं, तो फिर उनको बोरियत लगने लगती है कक्षा में, फिर वो बदमाशियां करने लगते हैं। तो ऐसे ही पढ़ाना है ताकि बच्चा भी इंजॉय करे, तो इसलिए हम शिक्षण सहायक सामग्री का यूज करते हैं। तो एक तो ये तो शिक्षण को प्रभावशाली बनाता है, इफेक्टिव बनाता है जब हम इन टूल्स का यूज करते हैं। सेकेंड चीज है कि कक्षा की जो निरस्ता, एक तरीके से बोरियत कि हम बोर हो जा रहे हैं, अब हम नहीं पढ़ाई करेंगे, वो चीजें कक्षा में नहीं रहती है। ज्ञान स्थायित्व तो होता है, बच्चे में सृजनात्मकता का भी विकास होता है, बच्चे आत्मनिर्भर बनते हैं। ठीक है, और ज्ञानेंद्रियों का भी विकास होता है, और बच्चे क्या होते हैं, वो क्रियाशील बनते हैं। जब वो इन टूल्स का आप यूज करेंगे तो बच्चों में समझ बढ़ती है, क्योंकि जब बच्चे चीजों को देखते हैं, प्लस सुन रहे हैं, प्लस एक्टिविटी कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें क्या है बच्चों में डेवलप हो रही है। ठीक है, शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार पे हम आते हैं। इनके 4 प्रकार होते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। पहला होता है दृश्य सामग्री, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। सेकेंड आपका है श्रव्य सामग्री, और थर्ड है दृश्य श्रव्य सामग्री, और फोर्थ है क्रिया सहायक सामग्री। दृश्य सामग्री क्या होता है, दृश्य सामग्री वो होती है जो बच्चों को हम दिखा करके समझाते हैं। जैसे आप श्यामपट हो गए, जो व्हाइट बोर्ड हो या ब्लैक बोर्ड हो, तो वो क्या होता है, वो दृश्य सामग्री है। उसमें बच्चा देख करके चीजों को सीखता है, मतलब जो दिखता है उसको हम दृश्य सामग्री के अंतर्गत रखते हैं। जैसे चार्ट हो गया, तो चार्ट क्या है, विजुअल एड्स है।
दृश्य सामग्री को इंग्लिश में हम विजुअल एड्स बोलते हैं। तो ये चार्ट हो गए आपके, मानचित्र हो गया, फोटो, प्रोजेक्टर, जो समाचार पत्र होते हैं या फिर जो मैगजीन्स होती हैं, जो पत्रिकाएं होती हैं, और जो आपके किताब होती है, वो सब दृश्य सामग्री के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये चार्ट है और ये ब्लैक बोर्ड है। ब्लैक बोर्ड पे ऐसे लिखा हुआ है तो बच्चों को वो समझ में आता है, बच्चे ज्यादा इफेक्टिव तरीके से उसको सीखते हैं। आप चार्ट देख सकते हो, इसमें अगर बच्चों को हमें नंबर सिखाना है कि 1 2 3 4, तो हम उन्हें रटाने की जगह अगर हम ऐसे इमेज के थ्रू ऐसे चार्ट बना करके अगर हम उन्हें दिखाएंगे कि देखो ये 1 2 के लिए आप देख सकते हैं, दो जूते रखे हुए वहां पे और पेयर में, फिर 3 के लिए आप देख सकते हैं वहां पे एग्स रखे हुए, अंडे रखे हुए हैं, फिर वहां पे बनाना रखा हुआ है। तो ऐसे क्या 4 बनाना है, वो 5 कार है। तो ऐसे क्या है, बच्चों को वो, ऐसे बच्चों को मजा आ रहा है कि 5 कार है, 4 केला है, 3 अंडे हैं। तो बच्चा क्या है, उसको थोड़ा इंजॉय करके पढ़ रहा है, उसको रटने की जरूरत नहीं होती। और इमेज के थ्रू क्या होते हैं कि बच्चों को ज्यादा समझ में आता है, तो रटने की जगह बच्चे उसे समझने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे बुक्स है और बहुत सारी बुक्स हैं, ये सब छोटी कक्षा के बच्चों के लिए। मैप्स का यूज करके हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। मैप में आप देख सकते हो इनका मैप कितना प्यारा सा है, वहां पे मछली है और आपको कई सारे जानवर यहाँ पे दिख रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कंट्री को हम डिफाइन कर सकते हैं ऐसे बच्चों को, तो ये इमेज देख के उनको पढ़ने में बड़ा मजा आता है। और उसके बाद ये प्रोजेक्टर है जिसपे हम उनको पढ़ाते हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अब हम जानते हैं श्रव्य सामग्री क्या होती है। श्रव्य सामग्री जिसको हम सुन करके समझते हैं। ठीक है, जिसमें आपका रेडियो आ जाता है और ऑडियो कैसेट प्लेयर होता है और ग्रामोफोन को भी हम श्रव्य सामग्री, ये आप देख सकते हैं ऑडियो कैसेट प्लेयर एंड रेडियो। रेडियो आप देख सकते हो, अभी तो मैंने तो देखा है मेरे घर में भी अभी भी रेडियो है। वो थोड़ा काम नहीं करता, लेकिन वो होता है ना कि वो कुछ चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं तो उसको हम रख लेते हैं कि हाँ। तो बहुत सारे बच्चों ने, आप लोगों ने रेडियो जरूर देखा होगा। अभी तो शायद ही अभी किसी के पास हो, लेकिन गांव में अभी भी बहुत लोगों के पास रेडियो होते हैं। शहरों में लोगों के पास नहीं होते, लेकिन गांव में, गांव की बात ही अलग होती है। ऑडियो कैसेट प्लेयर आप देख सकते हो, ये पहले आता था, मुझे याद है मेरे घर में भी था, ये कैसेट आते थे और उसको हम इसमें डाल के फिर हम उसमें गाना बजाते थे। तो ये क्या होता है, ये श्रव्य सामग्री होती है। ठीक है, दृश्य श्रव्य सामग्री क्या होती है, जिसको हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं, वो होती है दृश्य श्रव्य सामग्री। जैसे आपका होता है टेलीविजन। ठीक है, टेलीविजन क्या है, टेलीविजन आप उसको देख भी रहे हैं, जैसे मूवी चल रही है टेलीविजन में तो वो हमें दिखाई भी देती है प्लस सुनाई भी देती है, तो वो क्या है, दृश्य श्रव्य सामग्री। इसमें कंप्यूटर है, वीडियो प्लेयर है, टेलीविजन है, फिल्म प्रोजेक्टर है। आप देख सकते हैं वीडियो कैसेट प्लेयर, पहले वीसीआर आता था, इसमें मोटे मोटे कैसेट होते थे और हम, जब हमें मूवी देखनी होती थी तो वो कैसेट खरीद के आते थे और हम उसको देख करके पूरे घर के साथ बैठ के देखते थे। तो वो अलग ही एक लाइफ थी, बहुत अच्छी। अभी मैं बहुत मिस करती हूँ, कभी ऐसा सोचती हूँ कि कभी मौका मिले तो मैं जरूर देखूं इसको फिर से। और ये आप कंप्यूटर देख सकते हैं और ये टेलीविजन है। क्रिया सहायक सामग्री क्या होती है, सहायक सामग्री वो होती है जिसमें बच्चे खुद एक्टिव होते हैं, मतलब उनको वैसे काम करना होता है जैसे बच्चों को आपने फील्ड ट्रिप पे लेकर गए, वहां क्या है कि बच्चा खुद एक्टिव है। ठीक है, या आप उनको लैब प्रयोग कुछ करा रहे हैं तो वहां पे क्या है, बच्चा खुद एक्टिव है, मतलब हैंड ऑन एक्सपीरियंस की बात होती है इसमें, किसमें, क्रिया सहायक सामग्री में, जिसमें बच्चे को खुद करने का मौका दो, बच्चा खुद करके चीजों को सीखे, वो खुद एक्टिव हो उस चीज में। ठीक है, भाषा प्रयोगशाला, ये क्या होता है, भाषा प्रयोगशाला में मतलब जिन बच्चों को पढ़ने में दिक्कत हो रही है या लिखने में दिक्कत है या सुनने में दिक्कत है या बोलने में दिक्कत है, तो वहां पे क्या होता है कि इन सारी चीजों को मतलब अच्छा किया जाता है, ताकि बच्चा जहां से, जैसे बोलने में हमें कुछ वर्ड बोलने में दिक्कत हो रहे हैं तो वहां पे आपको बताएंगे कि कहाँ पे जीभ टच होता है तो ये साउंड निकलता है, वो चीजें आपको बताते हैं। प्लस वहां पे क्या होता है, आपको एक हेडफोन भी मिला होता है
कई बार ऐसा होता है हेडफोन आपके कान में लगे, आपको एक माइक आपके रखी हुई है आपके टेबल पे, और टीचर जो है मतलब साइलेंट होता है क्लास, और टीचर जो है वो भी माइक लगाया होता है और हेडफोन होता है, तो टीचर जो बोलता है वो बच्चे के कान में डायरेक्टली जाता है, और क्लास शांत है तो जब वो चीजें साउंड करती हैं तो वो इजीली समझ में आती हैं। ऐसे एक क्लासरूम ऐसा होता है, काफी इफेक्टिव होता है। वहां पे जिन बच्चों को पढ़ने लिखने बोलने और सुनने में दिक्कत होती है, उस प्रयोगशाला के थ्रू, उस भाषा प्रयोगशाला के थ्रू उन चीजों को ठीक किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों को भाषा से संबंधी जो समस्याएं होती, बच्चों को भाषा से संबंधी जो समस्याएं होती हैं उनको दूर करने के लिए भाषा प्रयोगशाला का यूज किया जाता है, जिसमें उनको बोलने सुनने पढ़ने लिखने को बेहतर किया जाता है। बाल साहित्य, बाल साहित्य क्या होता है? ये होता है चिल्ड्रेन्स लिटरेचर। इसमें छोटे बच्चों को ध्यान में रख करके उनके लिए एक साहित्य बनाया गया है। जैसे बाल साहित्य में क्या होता है ना कि छोटी छोटी स्टोरियां होती हैं बच्चों के लिए, छोटी छोटी कहानी होगी, परियों की कहानी होगी, अकबर बीरबल की कहानी होगी, उसमें कार्टून्स होंगे, तो उसमें क्या होता है कि बच्चे इंजॉय करते हैं उसको पढ़ने के टाइम। तो एक तो बच्चों को एंजॉयमेंट, बच्चे उसको पढ़ के उनको मजा भी आ रहा है, अच्छा भी लग रहा है, और दूसरी चीज क्या होता है कि उनसे उनकी भाषा का विकास होता है। जब वो बाल साहित्य को पढ़ते हैं तो एक तो उनको ये परियों की कहानी पढ़ के बहुत अच्छा भी लगता है, बच्चे बहुत रुचि से पढ़ते भी हैं, और प्लस उनके जो भाषा है वो भी डेवलप होती है, बच्चों में समझ बढ़ती है, क्योंकि बच्चे जब स्टोरी को पढ़ रहे होते हैं तो उसको वो सोचते हैं, समझते हैं कि हाँ मतलब वो परियों के देश में चले जाते हैं, तो खुद को इमेजिन करते हैं, क्योंकि बच्चे होते हैं ना, बच्चों 1 मिनट में वो चांद पे पहुंच जाते हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, पूरी दुनिया क्या है उनके लिए, वो सेंटर में है, बच्चे सेंटर में है और पूरी दुनिया उनके लिए। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि बच्चे जब उस चीजों को सोचते हैं तो उनकी कल्पना शक्ति विकसित होती है, सोचने समझने की क्षमता विकसित होती है, उनकी भाषा क्षमता विकसित होती है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके बाल साहित्य के। और ये है पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक जो आपकी टेक्स्ट बुक है, ठीक है, ये क्या, ये एक रिसोर्स है। ये पाठ्य पुस्तक सिर्फ क्या है, एक संसाधन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मतलब पाठ्य पुस्तक को ये नहीं बोल सकते कि वो सब कुछ है। ठीक है, ऐसे नहीं बोल सकते कि पाठ्य पुस्तक जो है वो सब कुछ है, नहीं, वो सिर्फ एक साधन है, सिर्फ एक रिसोर्स है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मतलब उसका यूज तो है, हम ये नहीं बोल रहे कि पाठ्य पुस्तक का यूज नहीं है, लेकिन आप सोचो कि सिर्फ पाठ्य पुस्तक या जो आपका टेक्स्ट बुक होता है उसके जरिए आप बच्चों को सब कुछ सिखा दोगे तो वो पॉसिबल नहीं है। एक रिसोर्स है। ये कई बार ये क्वेश्चन आता भी है, ज्यादातर हर बार ही ये आता है कि पाठ्य पुस्तक क्या है। पाठ्य पुस्तक एक संसाधन है, एक रिसोर्स है सिर्फ, इससे ज्यादा पाठ्य पुस्तक और कुछ नहीं है। ठीक है, तो पाठ्य पुस्तक और जो इसका बच्चों के लिए जो टेक्स्ट बुक होती है वो काफी इफेक्टिव होती है। जैसे कि आप एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे तो एनसीईआरटी की बुक जब आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है वो बुक हमसे बात कर रही है। ठीक है, जैसे आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं पाठ्य पुस्तक में, तो उसमें बीच बीच में कोई एक्टिविटी करने के लिए दे दिया जाता है, आओ विचार करें, आओ करके देखें। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये इंटरेस्टिंग बनाता है बुक को। अब बच्चा विचार कर रहा है उस चीज पे, आओ करके देखें, तो बच्चा उसके साथ कनेक्ट हो रहा है। तो बुक को इस तरीके से उसके लैंग्वेज को इस तरीके से बनाया जाता है ताकि बच्चे जो है वो अपनी बुक से बातें करें और उनको बोरियत ना फील हो पढ़ने में। ठीक है, तो पाठ्य पुस्तक सिर्फ एक संसाधन है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। मल्टीमीडिया सामग्री बहुत सारी होती हैं आजकल, तो सब कुछ वही है, हम और आप कनेक्टेड हैं, तो ये क्या है, एक मल्टीमीडिया ही है जिसके थ्रू मैं और आप कनेक्ट हैं। जैसे आपका कंप्यूटर हो गया, ग्राफिक हो गया, एनिमेशन के थ्रू आप कितनी सारी मूवियां देखते हैं, एंड वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, ये सब क्या है, मल्टीमीडिया सामग्री है। ठीक है, देखिए ये लेसन जो है वो काफी इजी है, इसमें है कुछ भी नहीं, लेकिन आपको ये समझ में आने चाहिए। और ऐसा इसमें कुछ भी रटने जैसी चीजें नहीं है, पेडागोजी वैसे भी आप रट नहीं सकते हो, तो आप इसको इजीली समझ सकते हो। ये लास्ट टॉपिक है बहुभाषिता। बहुभाषिता क्या होती है? बहुत सारी भाषाएं,
मतलब दो या दो से अधिक भाषाएं। जैसे क्या है, बहुभाषिता एक संसाधन है, ये भी एक रिसोर्स है, ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। जैसे पाठ्य पुस्तक एक संसाधन है, उसी तरह बहुभाषिता भी सिर्फ एक संसाधन, एक। मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है क्योंकि मैंने कभी इसको यूज नहीं किया है, तो आप थोड़ा सा मैनेज करिएगा। ठीक है, एक संसाधन है। जैसे एक कक्षा में क्या है, एक कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो अब जो बहुत सारे बच्चे, उसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिहार से आए हैं, कुछ बच्चे हैं जो महाराष्ट्र से आए हैं, तो जो बिहार से आए हैं वो बिहारी भाषा बोलेंगे, जो महाराष्ट्र हैं वो मराठी बोलेंगे, जो साउथ के हैं वो अपनी भाषा का प्रयोग करेंगे। तो ऐसे क्या है कि बहुत, और कुछ बच्चे हैं जो हिंदी भाषी हैं, जो हिंदी भाषा का यूज करते हैं। तो एक कक्षा में बहुत सारे बच्चे हैं और उनकी बहुत सारी भाषाएं हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बहुभाषी। मतलब बहुत सारे बच्चे बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं, और जब बच्चे बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं तो एक दूसरे से वो भाषाओं को सीखते हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर हिंदी में बात कर रही हूँ और मेरे साथ, जैसे मैं अगर 4-5 में पढ़ रही हूँ, ठीक है, मैं हिंदी में बात कर रही हूँ, और मेरे 2-3 फ्रेंड हैं जो एक मराठी में बात कर रहा है और कोई गुजराती में बात कर रहा है, तो क्या होगा, वो बात करते करते मैं उसकी भाषा को समझने लगूंगी, वो मेरी भाषा को समझने लगेगा। तो क्या होगा, ऐसे बच्चे जो है वो भाषा से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो उसी को हम बहुभाषिता बोलते हैं। जैसे हमारा भारत तो एक बहुभाषी देश है, यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं भी बोली जाती हैं। तो ये एक रिसोर्स है, एक संसाधन है बच्चों के लिए, और इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, बहुभाषी। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक था। सहायक सामग्री के अंतर्गत मैंने ये जो सारे टूल्स आपको दिखाए, जिसका यूज करके आप अपनी कक्षा को इफेक्टिव बना सकते हैं। एक चीज का आप ध्यान रखिए कि जैसे कक्षा में सारे बच्चों को एक जैसे समझ में नहीं आता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको देखने में दिक्कत होती है, तो जिन बच्चों को देखने में दिक्कत है, जिन बच्चों को देखने में दिक्कत है, उनके लिए मैप कोई यूजफुल नहीं है। ठीक है, उनके लिए बुक्स यूजफुल नहीं है। तो जिन बच्चों को थोड़ा सा ऐसा है कि थोड़ा कम दिख रहा हो बच्चों को, तो आप उनको पास में बैठा करके थोड़ा पिक्चर को बड़ा करके दिखा सकते हैं। और जिनको बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, जिन बच्चों को, तो उनके लिए ब्रेल लिपि का भी यूज होता है। तो उन बच्चों, तो सारे बच्चों के लिए जो दृश्य सामग्री है उसका यूज नहीं हो सकता है। जैसे जिन बच्चों को सुनाई नहीं दे सकता, नहीं दे पा रहा है, तो उन बच्चों को रेडियो क्या बेनिफिट है? नहीं, क्योंकि वो बच्चे जो सुन नहीं सकते, उनको आप दिखाइए, पिक्चर दिखाइए, उसके थ्रू वो ज्यादा समझ में आएंगे। तो इन सारे टूल्स का यूज इसीलिए किया जाता है कि जैसे विभिन्न प्रकार के बच्चे हैं, उनको ध्यान में रख कि जिन बच्चों को जैसे समझ में आ रहा है, उन चीजों को आप उनको वैसे समझा सकते हैं। इसलिए सभी तरीके के आपको टूल्स दिए गए हैं, जो दृश्य है, श्रव्य है, और जो दोनों है, क्रिया सहायक है, एक्टिविटी करके जो बच्चा सीख रहा है वो इसके थ्रू सीखे। तो इन सारे टूल्स का यूज करके आप बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर खत्म हुआ। अभी क्लास 5 में लेके आऊंगी नए टॉपिक पे। ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और खुश रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।